My students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the topic of anti-thrombotic agents. हमने पहले वेस्कुलर डिसीज़ देखा था। वेस्कुलर डिसीज़ में आपका थ्रोम्बोम्बोलिज्म एक डिसऑर्डर था, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, आर्टरीज़ के अंदर मेजॉरिटी या वेंस के अंदर मेजॉरिटी आर्टरी के अंदर ये ज़्यादा होता है। आर्टरी में हमारा जो ब्लड है, ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाता है, और ब्लड का क्लॉट फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, वो कोगुलेट ब्लड हमारी ब्लड आर्टरी के अंदर फ्लो हुआ और कहीं भी जाके वो फंस जाए तो उससे ब्लड के पासिंग नहीं हो पाती है, जो बाद में मतलब उस टिश्यू में, जिस टिश्यू में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, वहाँ पे हिपोक्सी जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। या मैं एक तरह कहूँ एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो हमारी नर्व्स, जो हमारी आर्टरी है वो आपकी नैरो हो गई है, वहाँ पर भी आपका ब्लड का जो क्लॉट बना हुआ है वो आपका जाके फंस जाता है, और फंसने के कारण क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पूरी तरफ जाएगा, और जिस ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है वहाँ पर क्या होगी, वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जैसे शॉक की बात की थी, मतलब आपका ब्रेन जो है, ब्रेन में आपका ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है तो ब्रेन भी ये जो टिश्यू होंगे वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और जो हार्ट अटैक होता है, उसमें सिचुएशन भी ऐसी होती है कि जो कोरोनरी आर्टरी जो हमारा ब्लड लेके जाती है हार्ट की मसल्स में, वो आपकी हार्ट की मसल्स में ब्लड नहीं ले जा पाती है ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस में जो नैरोइंग आर्टरी हुई है, उस आर्टरी में कोई जाके ब्लड का क्लॉट फंस गया है, जिससे पूरी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन ब्लॉकेज हो जाता है और उन टिश्यूओं में ब्लड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से टिश्यू में के अंदर डैमेजिंग होना शुरू हो जाती है। तो उन जो थ्रम्बस फॉर्म हुआ है, जो आपका क्लॉट फॉर्म हुआ, उसको हमें ब्रेक डाउन करने के लिए, वो ना बने या उसे ब्रेक कर दें, थ्रम्बस फॉर्म ना हो, तो वो थ्रम्बस ना फॉर्म हो, उसके लिए एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स आर दोज दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रम्बस और क्लॉट एंड ब्रेकेज द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के अंदर कोगुलेशन प्रॉपर्टी है उसको कम कर देते हैं, साथ में जो कोगुलेट फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स। मेनली बात है कोगुलेबिलिटी प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं, कोगुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं तो एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स के यूज़ करने से। तो दीज आर द ड्रग विच इंटरफियर द प्लेटलेट फंक्शंस एंड आर यूजफुल इन प्रोफिलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिसऑर्डर। मैंने बताया थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब थ्रम्बस हमारे ब्लड में फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ब्लड का पासेज नहीं हो पा रहा है, तो उसके प्रोफाइलैक्सिस मतलब उसके बचाव के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती हैं। जितने भी आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं, जिनको आपने सुना होगा कि स्टंट, जिसे हम कहते हैं स्टंट पड़ जाता है, यानी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। एंजियोप्लास्टी हुई पेशेंट जो होते हैं उनमें मेनली आपके एंटी थ्रोम्बिक एजेंट दिए जाते हैं, क्योंकि उन पर दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लॉकेज हो जाए, और दोबारा ब्लॉकेज हो गया तो दोबारा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े आते हैं। तो उन पेशेंटों को अक्सर एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं, दी जाती हैं, ताकि क्लॉट का थ्रोम्बोस फॉर्म ना हो। क्लॉट का थ्रोम्बोस फॉर्म ना होगा तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिसऑर्डर नहीं होगा, जिससे कि हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि इसी कारण क्या होता है, पूरी तरीके से ब्लॉकेज जो होता है वो आपके थ्रोम्बोस फॉर्म करने के कारण होता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण नहीं होता है। ठीक है, These drug act on different stage to interfere the platelet functions। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद ही क्या होता है, ब्लड का क्लॉट फॉर्म होता है, तो ये मेनली क्या होता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाएंगी तो क्लॉट भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन डिफरेंट, जो एग्रीगेशन की डिफरेंट स्टेप होती हैं, डिफरेंट स्टेप पे ये एजेंट्स इंजेक्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आपके एस्प्रिन है, डाइपैराडामोल है, टिक्लोपिडीन है, क्लोपिडेग्रोल है, प्रेसिग्रोल है, एसी मोवेव है। ठीक है, आपका इप्टीफेटाइड है और आपका टायरोफेवेन है। तो इसमें जो आपकी एस्प्रिन है वो बेसिकली क्या करती है, इनहिबिट कर देती है COX-1 एंजाइम के लिए और थ्रोम्बोक्सिन सिनेडेस एंजाइम के लिए, जिसकी वजह थ्रोम्बोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और इन्फ्लेमेटरी जो आपके मेडिएटर्स होते हैं एग्रीगेशन के लिए, वो भी फॉर्म नहीं हो पाते, जिससे प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी तरह डाइपैराडामिन होते हैं, वो CMP लेवल को बढ़ाते हैं। CMP लेवल बढ़ जाएगा तो जिसके कारण प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, प्लेटलेट इनएक्टिवेट की कंडीशन में पड़े जाते हैं, उनका एग्रीगेशन नहीं होता है। इसी तरह का आपका थर्ड, जो फोर्थ और फिफ्थ ड्रग है, वो आपका मेनली ADP को इनहिबिट कर देती है। साथ में फाइब्रिनोजन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है, फाइब्रिनोजन की वजह से क्या होता है, फाइब्रिनोजन एक क्या, मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर करूँगा।
आगे। तो यहाँ पर बता देता हूँ आपको क्या फाइब्रिनोजन क्या करता है, 2 प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब 2 प्लेटलेट आपस में जुड़ेंगी इसी तरह जुड़ती जाती हैं एक दूसरे से प्लेटलेट, तो प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाती हैं। लेकिन ये जो आपका फाइब्रिनोजन की कांड जो एक प्लेटलेट 2 प्लेटलेट से जुड़ती है आपस में, जो 2 प्लेटलेट्स जुड़ रही हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन को ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं और इनहिबिट एडीपी को कर देते हैं, जैसे कि प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक पेज से दूसरे पेज को हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, गम लगाते हैं। ठीक है, गम की हेल्प से एक सरफेस को दूसरे सरफेस से जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ये जो आपका प्लेटलेट्स होती हैं, एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट से जोड़ने के लिए क्या होती है, फाइब्रिनोजन की हेल्प से ये जुड़ती हैं। तो ये बेसिकली क्लोपिडोग्रल्स, ये जब इतनी ड्रग हैं, तीनों ड्रग, ये बेसिकली एडीपी को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि एग्रीगेशंस भी इनहिबिट होता है, साथ में फाइब्रिनोजन जो इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है उसको भी इनहिबिट कर देती हैं, जिससे प्लेटलेट आपने एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। और लास्ट की 3 ड्रगें बेसिकली इनहिबिट करती हैं ये GP सेकंड और GP थर्ड ए रिसेप्टर्स को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन रिसेप्टर की हेल्प से क्या होता है, फाइब्रिनोजन बाइंड होता है डिफरेंट प्लेटलेट्स के साथ में। ये तो आपको मैंने कॉमन बता दिया, लेकिन मैं जब ड्रग डिस्कस करूँगा, ड्रग डिस्कस करने से पहले मैं आपको पूरी इसकी फिजियोलॉजी एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। क्योंकि अगर जब तक आपका प्लेटलेट के एग्रीगेशन की फिजियोलॉजी नहीं पता होगी तब तक आप इस ड्रग के मैकेनिक एक्शन को या मोड ऑफ एक्शन को नहीं समझ सकते। तो आज मैं आपको ड्रग को डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक या दो ड्रग को मैक्सिमम दो ड्रग मेन उनको डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम उसके फिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे होता है, उससे हमें क्लियर आसानी होगी उन ड्रग को समझने में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करें तो पहला क्या है, बेसिकली अगर हमारी ब्लड वेसल्स में जो एंडोथेलियम लेयर होती है वो आपकी प्रॉपर बनी हुई है, उसमें कोई डैमेजिंग कंडीशन नहीं है, उस प्लेटलेट में हेल्दी एंडोथेलियम है, हेल्दी एंडोथेलियम होने कंडीशन में, हेल्दी एंडोथेलियम की कंडीशन में क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है, रेस्टिंग प्लेटलेट्स रहती हैं। कैसी रहती हैं रेस्टिंग में, नंबर 1 पर आपको नंबर 2 पॉइंट में देखिए रेस्टिंग कैसे, ये देखिए हेल्दी इंटेंट एंडोथेलियम रिलीज पोस्ट साइक्लिन इनटू द प्लाज्मा। अब ये एंडोथेलियम सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, पोस्ट साइक्लिन का रिलीज़ करती हैं, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ करती हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट साइक्लिन बाइंड टू द प्लेटलेट मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड कॉज सिंथेसिस ऑफ CMP। अब ये पोस्ट साइक्लिन जो होता है वो आपकी बाइंड करता है प्लेटलेट मेम्ब्रेनिक रिसेप्टर के साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है, ATP से CMP का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ATP से CMP का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एक मिनट रुकिए, जस्ट मैं अभी पेंसिल ले लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ATP से CMP का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब जस्ट ए मिनट, ATP से CMP का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। और CMP का जब जितना CMP आपका इस प्लेटलेट्स के अंदर बढ़ेगा तो CMP क्या करता है, स्टेबलाइज इनएक्टिवेट GP1 बहुत सारी सेकेंड V और थर्ड A रिसेप्टर, जो आपका सेकेंड V थर्ड A रिसेप्टर ये आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ द सेकेंड V और थर्ड A रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर दिख रहे हैं, इन रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं कौन, CMP लेवल, और इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल कंटेनिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन एजेंट्स। और इस वजह से क्या होता है कि इस प्लेटलेट्स के अंदर से वो आपके रिलीज़ ऑफ जो प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट्स हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन या स्टिमुलेटिंग एजेंट्स हैं, वो आपकी रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, जब एंडोथेलियम आपकी जो है स्वस्थ है, हेल्दी है, उसमें कोई इंजरी नहीं है, किसमें, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम में। ठीक है, अब ब्लड वेसल की एंडोथेलियम बिल्कुल डैमेज नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगी, प्लेटलेट इनएक्टिव कंडीशन में होंगे। इनएक्टिव कंडीशन में क्यों होते हैं, क्योंकि एंडोथेलियम सेल से पोस्ट साइक्लिन रिलीज हो रहा है, और पोस्ट साइक्लिन रिलीज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये मेम्ब्रेन जाके बाइंड हो जाते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड होने की वजह से CMP का फॉर्मेशन, ATP से CMP का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, और CMP के फॉर्मेशन, CMP क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, इनएक्टिवेट द GP सेकेंड V थर्ड A रिसेप्टर, ये GP सेकेंड V थर्ड A का तो इनएक्टिव कंडीशन रहेंगे। साथ में क्या ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं प्लेटलेट से, उनको वो रिलीज़ नहीं होते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रेन्यूल रिलीज़ के लिए, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को रिलीज़ करते हैं। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशंस पे। अब क्या हुआ, मान लो एंडोथेलियल सेल्स में कोई डैमेजिंग हो गई, ये आपको दिख रहा होगा
यहाँ एंडोथेलियम सेल में क्या हो गई, डैमेजिंग हो गई। अब डैमेजिंग होने पे क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स होंगे उसकी जो ये एंडोथेलियम डैमेजिंग होने पे क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स क्या प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन करना बंद कर देते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन नहीं होगा डैमेज होने की वजह से, तो ये क्या होगा, प्लेटलेट क्या हो जाएगी, एक्टिव मोड में आ जाएगी, क्योंकि एंडोथेलियल सेल जब डैमेज हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होना बंद हो गया। अब बंद होने पे क्या होगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो जितने भी आगे पैरामीटर सब बंद हो जाएंगे, और जब CMP का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगा तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो रेस्टिंग प्लेटलेट थी वो एक्टिव प्लेटलेट में चेंज हो जाती है। और ये क्या करती हैं, एक्टिवेट प्लेटलेट्स कवर एंड अडहियर टू एक्सपोज सब एंडोथेलियल सरफेस ऑफ डैमेजिंग एंडोथेलियम। जो डैमेजिंग एंडोथेलियम का जो सरफेस है वहाँ पर जाके ये प्लेटलेट आकर इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पर जाके सभी पहुँच जाती हैं। अब ये सब पहुँचने के बाद क्या होगा, ये रेस्टिंग प्लेटलेट्स हैं, रेस्टिंग प्लेटलेट्स बाद में एक्टिव प्लेटलेट्स में चेंज होकर कहाँ पहुँच जाती हैं, यहाँ पर एंडोथेलियम डैमेज हुई है उस सरफेस पे ये पहुँच जाते हैं। ठीक, उसकी बात करते हैं हम थर्ड बात, नेक्स्ट बात। अब प्लेटलेट एक्टिवेट जो हुई है, अब वो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, एक्टिवेट प्लेटलेट रिलीज केमिकल मेडिएटर्स। क्या क्या रिलीज़ करेंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP, सेरोटोनिन और प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर यानी PF को रिलीज़ करेंगी। और ये सब रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इन सब ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर केमिकल मेडिएटर्स रिलीज़ होने की वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ADP है, सेरोटोनिन है, PF है, ये जब रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ की वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन होने लगते हैं, और प्लेटलेट्स जितनी ब्लड में होंगी वो सब जहाँ पर डैमेजिंग हुई है वहाँ पर पहुँचने लगती हैं, वहाँ पहुँचना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे प्लेटलेट वहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। यानी प्लेटलेट्स रिकट इनटू द प्लेटलेट प्लग, जहाँ पर प्लेटलेट का प्लग बनना है वहाँ पर बहुत सारी प्लेटलेट आना शुरू हो जाएंगी और इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे प्रोसेस देखते हैं। आगे प्रोसेस क्या होगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम जा रहे हैं, तो ये अब हम देखेंगे कि दो प्लेटलेट्स के बीच में क्या होता है। ये आपको दिख रहा होगा, दो प्लेटलेट्स हैं और दो प्लेटलेट आपस में कनेक्ट कैसे हो रही हैं इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कैसे कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये आपकी दो प्लेटलेट्स हैं आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ पर कनेक्ट कैसे हैं, ये आपका क्या है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका एक्टिवेटेड GP सेकेंडरी और थर्ड रिसेप्टर्स है, जिसके बीच में फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन की हेल्प से क्या है, फाइब्रिनोजन इन दोनों रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, और ये रिसेप्टर की हेल्प से एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से लिंक हो जाती है। और साथ में चेंजिंग क्या होते हैं कि इसमें चेंजिंग क्या होगा, नंबर 6 देखते हैं, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP एंड अदर मेडिएटर्स रिलीज फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है वहाँ से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP और वो अदर मेडिएटर रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जो कि कोलेजन्स ऑफ सब एंडोथेलियम के साथ में बाइंड हो जाते हैं। यानी कि जो एंडोथेलियम सरफेस की जो कोलेजन प्रोटीन है उससे जाके बाइंड हो जाएंगे, यानी कि प्लेटलेट्स वहाँ पर जाके चिपक जाती हैं। कहाँ पर, एंडोथेलियम की जो डैमेजिंग हुई है वहाँ सरफेस पे, उससे कोलेजन जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, कोलेजन्स हैं। इन कोलेजन से जाके ये प्लेटलेट्स चिपक जाती हैं। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस देखते हैं, एलिवेट कैल्शियम कंसंट्रेशन। अब मैंने आपको बताया जब प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं रहा है तो आगे की प्रोसेस जब एक्टिवेटेड हो गई है तो कंटिन्यू क्या होगा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन आंतरिक सेल के अंदर बढ़ेगी, और कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ने के होगा रिलीज़ ऑफ प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स, यानी ग्रेन्यूल्स जो प्लेटलेट्स के हैं वो आपके रिलीज़ होंगे। साथ में एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेटेस एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा, जिससे थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्मेशन हो सकता है। साथ में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ GP सेकेंडरी एंड थर्ड रिसेप्टर, और जिससे जो रिसेप्टर था आपका GP सेकेंड और GP थर्ड रिसेप्टर वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ में ये एक दूसरे से एक प्लेटलेट को दूसरी प्लेटलेट से जोड़ने का काम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस हुई। उसके बाद एड प्रोसेसिंग क्या होती है, इसमें क्या होगा, एड में फॉर्मेशन ऑफ प्लेट फाइब्रिन प्लग। इसमें क्या होता है कि आपका जो हिपेरिन यहाँ एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर इन प्लाज्मा के अंदर बहुत से जो आपके कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा 1 से लेकर 13 तक,
13 कोगुलेंट फैक्टर वो सब एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिवेट होने की वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन आपको दिख रही है उसको फाइब्रिन में चेंज कर देता है। यानी कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी वो आपकी फाइब्रिन में चेंज हो जाएगी, फाइबर्स में चेंज हो जाएगी। और ये फाइबर में चेंज होने के बाद में लास्ट जो स्टेप होती है उसमें फाइब्रोलाइसिस होती है। फाइब्रोलाइसिस में जो आपका प्लाज्मीन है वो आपकी टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर की प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में चेंज हो जाता है। प्लाज्मिन क्या करता है, वो आपके फाइब्रिन पेप्टाइड्स में फाइब्रिन जो फाइब्रिन है फाइब्रिन को फाइब्रिन पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, यानी फाइब्रिन का एक नेटवर्क फॉर्म कर देता है। और नेटवर्क फॉर्म होते ही वहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड का लीकेज बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो एकदम प्लग फॉर्म कर लेगा, वहाँ से कोई भी लीकेज ब्लड नहीं हो पाएगा, जो डैमेजिंग हुई है वो पूरी तरीके से फिल हो जाती है। तो ये प्रोसेस है पूरी आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशंस की। अब यहाँ पर मैं आपको ड्रग बताता हूँ कहाँ कहाँ एक्ट होती है। देखिए पहला क्या है, इनहिबिट द COX-1 टैक्स और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एस्पिरिन जब COX-1 यानी साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम फर्स्ट को और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका आर्चेडोनिक एसिड से जो कॉक्स की वजह से क्या, और थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, और थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो इससे प्लेटलेट्स क्या होंगी, आप बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। जैसे आपने यहाँ देखा था प्लेटलेट्स वहाँ पर इकट्ठी, सॉरी एक मिनट, ये आपके थ्रोम्बोक्सिन A2 जब फॉर्म नहीं हो रहा है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्म नहीं होगा तो प्लेटलेट्स वहाँ पर एग्रीगेट आसानी से नहीं हो पाएंगी और प्लेटलेट इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। साथ में COX-2 इनहिबिटेशन की वजह से क्या होता है, COX-2 इनहिबिटेशन जब होगा, COX-2 के इनहिबिटेशन से आपके यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आर्चेडोनिक एसिड्स ब्लॉक हो जाता है। आर्चेडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सिन A2 ही में थ्रोम्बोक्सिन A2 एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, सॉरी नेक्स्ट आपका क्लोपिडोग्रेल है, टिक्लोपिडीन है, ये इनहिबिट करते हैं ADP के लिए और साथ में फाइब्रिनोजन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन के, यानी जो ADP आपकी रिलीज हो रही है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ADP आपका क्या, ये भी क्या है, ये एक तरह से केमिकल मेडिएटर्स जो प्लेटलेट को एग्रीगेट करते हैं, तो ADP ब्लॉक हो गए तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी एक तरह से कम हो जाता है। साथ में ये एक और चीज़ बताया था मैंने आपको, ये क्या करेंगे, आपके जो आपका फाइब्रिनोजन्स हैं, ये जो आपका फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन्स की जो आपके रिसेप्टर्स ग्रीन कलर के रिसेप्टर्स से जाके बाइंडिंग होती है उसको भी ये रोक देते हैं। ये क्लोपिडोग्रेल 3 ड्रग हैं वो इस तरह से काम करती हैं, ठीक है, ये 3 ड्रग इस तरह से काम करेंगी, इनहिबिट ADP एंड फाइब्रिनोजन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन। और लास्ट की ये 3 ड्रग हैं, ये आपकी मेनली GP सेकेंडरी और थर्ड रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से एक्टिव नहीं होकर इनएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से एक प्लेटलेट दूसरी प्लेट से जुड़ नहीं पाती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन यहाँ भी रुक जाता है और बाद में क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी हुई, और मैंने आपको बताया ड्रग 3 जगह एक्ट होंगी, या तो थ्रोम्बोक्सिन A2 को सिंथेसिस को कम कर देंगी जैसे आपकी एस्पिरिन करती है, दूसरा आपकी ड्रग थी वो आपकी CMP लेवल बढ़ा रही थी, CMP लेवल कंटिन्यू बढ़ा रहेगा तो प्लेटलेट्स क्या होंगी, एक्टिवेट फॉर्म में ना होकर इनएक्टिवेट फॉर्म में ज़्यादा रहेंगी। थर्ड टाइप की आपने ड्रग देखी थी, जो 3 ड्रग थी उसमें क्या था, ये मेनली आपकी ADP को ब्लॉक कर रहे थे, ADP के साथ में ADP को इनहिबिट कर रहे थे, और साथ में क्या कर रहे थे, ये आपके फाइब्रिनोजन्स के कारण, फाइब्रिनोजन को के कारण जो बाइंडिंग होती है एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट को, उसमें बाइंडिंग होने को रोक रहे थे। और लास्ट टाइप में जो ड्रग थी वो कह रही थी, जो आपकी GP सेकेंडरी और थर्ड रिसेप्टर है उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, उनको इनएक्टिव करने के कारण भी क्या होता है, एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट से बाइंड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये तो हुआ नॉर्मल फिजियोलॉजी और कहाँ कहाँ ड्रग एक्ट होती है। अब मैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी ड्रग के लिए, ये ड्रग है आपकी, और ये 2-3 ड्रग को हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल आपका इस तरह से एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके हेल्पफुल हो सकता है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।